Welcome again. Here we are going to learn about the autotrophic and heterotrophic nutrition, how it function and how it done in the animals and plants. We have already learned that autotrophic nutrition is done in plants. The part where this autotrophic nutrition happens is leaf. Here the plants make its food, which is glucose, from with the help of carbon dioxide, CH2O and sunlight. In the presence of chlorophyll. Chlorophyll is basically a green color substance present in leaf, which give leaf a green color. 90 to 95% जो भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं उनमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो मेनली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट में वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल प्लांट्स या फिर लीफ के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट, हमने प्लास्टिक पढ़े थे क्लास 9th में, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट थे। क्लोरोप्लास्ट आपके ग्रीन कलर के थे, क्रोमोप्लास्ट आपके कलरफुल थे एक्सेप्ट ग्रीन, और क्रोमोप्लास्ट आपके वाइट और कलरलेस थे। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी होगी। ये मैंने आपको यहाँ से एक रिवीजन करवाया है इन चीज़ों का। अब ये फूड जो ग्लूकोज है जो लीफ में बन रहा है वो बाय फोटोसिंथेसिस बन रहा है। इस प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट करता है, जिसमें ये ग्लूकोज प्लांट यूज़ कर लेता है और ये ऑक्सीजन और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं, दोज प्रोडक्ट विच आर नॉट यूजफुल but they form during reaction और process। बाय प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो प्रोसेस के थ्रू बन जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोसेस को बैलेंस करना होता है या इक्वेशंस को बैलेंस करनी होती है। सो बेसिकली ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट यूज़ करता है बट नॉट 100%। जो ग्लूकोज जितनी उसने बनाई, मान लो अगर मैं कहूँ कि प्लांट ने 12 ग्राम ग्लूकोज बनाई तो प्लांट पूरी 12 ग्राम यूज़ नहीं करता है। वो इस 12 ग्राम में से 10 ग्राम या फिर 11 ग्राम ही यूज़ करता है। बाकी बची हुई जो अनयूज्ड है, जो अनयूज्ड ग्लूकोज है जो बच गई है 12 ग्राम के बाद, यहाँ से जो बच गई है अप्रॉक्सीमेटली 2 या 1 ग्राम जो बच गई है, उसको ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में। अब स्टार्च में कैसे कन्वर्ट करेगा? बेसिकली ये जो सी अनयूज्ड ग्लूकोज है इसको प्लांट अपने फ्रूट्स में या ओल्ड लीव्स में या ट्रंक
जो मैं कहती हूँ जो स्टेम्स होती हैं उनमें सेंड कर देता है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें ये सेंड कर सकता है, जैसे कि आपका फ्लावर है, फ्लावर कुछ हम खाते भी हैं फ्लावर्स, तो जो है उसमें भी सेंड कर सकता है। तो ये स्टार्च जो बेसिकली है, इस बेसिकली क्या होता है कि प्लांट अपनी इस अनयूज ग्लूकोज को इन प्लांट्स में अपने बॉडी के इन पार्ट्स में सेंड कर देता है और वहाँ पे ये उन्हें स्टोर कर लेता है। वहाँ पे क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। ये स्टोर्ड ग्लूकोज जो है, ये स्टोर ग्लूकोज जो है वही आपका स्टार्च कहलाता है। मेन फंक्शन जो स्टार्च का है, मेन फंक्शन स्टार्च का ये है कि जब कभी ऐसा हो कि प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या सनलाइट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ ना हो, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ये जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाएगी ये ग्लूकोज में और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करा देगी। अब बात आती है कि एक CO2 और ये H2O कहाँ से आता है, तो देखते हैं कहाँ से आता है। ये CO2 बाय ह्यूमन गोज टू एटमॉस्फेयर। जब ह्यूमन ब्रीथ करता है तो वो CO2 बाहर निकालता है, ऑक्सीजन अंदर निकालता है, ये तो हमें पता है। तो जो हम CO2 बाहर निकालते हैं वही CO2 ये एटमॉस्फेयर से अपटेक कर लेती है, या एटमॉस्फेयर से ये वही CO2 अपने अंदर ले लेती है। ये वाटर जब हम प्लांट को जब प्लांट्स को हम वाटरिंग करते हैं तब ये वाटर प्लांट्स को अवेलेबल होता है। सनलाइट, ये तो पता ही है कि जब सन होगा तभी सनलाइट आएगी, ठीक है। अब आया कि ये कहाँ गया, अभी हमने पढ़ा कि ये सब चीज़ें हमें मिलती कहाँ से। अब बात आई कि ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर गया कहाँ, तो ग्लूकोज तो गया प्लांट में, प्लांट के पार्ट्स में। ऑक्सीजन वापस बैक टू एटमॉस्फेयर फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। भाई ये ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, वो कौन सी एयर करते हैं, वो तो हम ऑक्सीजन करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में बनी, वही ऑक्सीजन हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है बैक टू एटमॉस्फेयर फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। अब रही बात इसकी, भाई H2O हमने वाटरिंग से लिया था एटमॉस्फेयर से, हम इसको भी एटमॉस्फेयर को वापस कर देंगे। कैसे? ट्रांसपिरेशन से। मैम अब ये कौन सा प्रोसेस है? बच्चों ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस और वाटर फ्रॉम प्लांट थ्रू लीव्स। देखा लीव्स, अभी देखा है जब हम सुबह सुबह बहुत ही मॉर्निंग में उठते हैं तो जो घास होती हैं या फिर लीव्स होती हैं उनके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर से आई नहीं होती हैं, बल्कि ये प्लांट एटमॉस्फेयर को दे रहा होता है। जी हाँ, ये प्लांट एटमॉस्फेयर को ये वाटर दे रहा होता है, बस क्योंकि सुबह का टेम्परेचर बहुत लो होता है इसलिए वो हमें वहाँ पे मिस्ट की फॉर्म में दिखाई देती हैं या हमें छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन हो गया, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट थ्रू लीव्स। यहाँ 2 वर्ड और लिख लो, टू दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इज वाटर का लॉस। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। इसमें पहली जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल आपकी वैक्सी लेयर होती है। लीफ के ऊपर आपने देखा होगा, लीफ जो होती है वो थोड़ी सी शाइनी टाइप की, स्मूथ टाइप की होती है, वो इस क्यूटिकल की वजह से होती है। और इस क्यूटिकल का मेन फंक्शन जो है वो है
टू प्रिवेंट वाटर लॉस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में जो हम ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस की बात कर रहे थे उसको मिनिमाइज़ करने का काम इस क्यूटिकल का है। क्यूटिकल के नीचे जो लेयर है उसका नाम है अपर एपिडर्मिस। जब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं तो एपिडर्मिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन। बेसिकली ये जो एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, ये इसकी ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो मैक्सिमम रिसीव होती है, क्योंकि अपर एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट है। तो जो भी सनलाइट होगी वो सीधा डायरेक्ट कहाँ आएगी, सेल्फ लीफ के अंदर या सेल्फ के अंदर। इसके बाद ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसको बोलते हैं बच्चों मेसोफिल। मेसोफिल में ये जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग एरिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, जो बहुत ही टाइटली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं पैलिसेड। पैलिसेड आपकी कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, जिसकी वजह से, इस वजह से पैलिसेड रिसीव्ड as much light as it can। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंड होता है, चिपका हुआ होता है, इस वजह से इसको लाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव होती है। दूसरा, पैलिसेड इलोंगेटेड होता है, मतलब बड़ा हुआ होता है, काफ़ी उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। वो इसलिए होता है सो दैट हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, तो ये पैलिसेड जो होते हैं ये बड़े, ये इनका साइज़ जो होता है वो इसलिए इतना बड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल को अपने अंदर रख सके, क्योंकि जितना ज़्यादा इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा लीफ के पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने का। मैंने यहाँ आपको दो चीज़ों को दिखाया है। पहली चीज़, मेसोफिल में दो चीज़ें दिखाई थी, पैलिसेड आपको बता चुकी हूँ। दूसरी है स्पॉन्जी टिश्यू। अब आप कहोगे मैम हम पे ऑलरेडी पैलिसेड है तो हमें दूसरे चीज़ की ज़रूरत क्या है, या स्पॉन्जी टिश्यूज़ की ज़रूरत क्या है? तो स्पॉन्जी टिश्यूज़ इट अलाउज द मैक्सिमम एयर, या फिर आप कह सकते हो कि इट अलाउज द फ्लो ऑफ एयर इन लीफ। क्योंकि स्पॉन्जी टिश्यूज़ के आसपास क्या होता है, एयर पॉकेट्स। इन एयर पॉकेट से क्या होता है कि जो एयर अंदर आई वो हर जगह सर्कुलेट होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और पैलिसेड तक भी जाएगी, पैलिसेड के यहाँ तक जाएगी। जब एयर इसके पैलिसेड के पास पहुँचेगी तभी तो वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जब उसके पास एयर पहुँचेगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे पैलिसेड तो हाईली कॉम्पैक्ट है। हाईली कॉम्पैक्ट का मतलब है उसके बीच में कोई भी जगह नहीं है। तो जगह नहीं होने की वजह से इसको एक और मेसोफिल का टाइप ज़रूरत होता है जो स्पॉन्जी टिश्यू कहलाया जाता है, जिसमें एयर पॉकेट्स होती हैं। ये एयर पॉकेट्स इस स्पॉन्जी टिश्यू को ये एयर पॉकेट्स इस स्पॉन्जी टिश्यूज़ की मदद से जो पूरा सर्कुलेशन है एयर का लीफ के अंदर, उसको करने में हेल्प करती है। स्पॉन्जी टिश्यू के नीचे ये वाली जो लेयर है उसे बोल रहे हैं लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है तो काम है प्रोटेक्शन का, लेकिन यहाँ लोअर एपिडर्मिस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा है वो लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाया जाएगा इन कंपैरिजन टू अपर एपिडर्मिस। क्यों?
क्योंकि अपर एपिडर्मिस डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग सनलाइट होती है, तो जिस वजह से एब्जॉर्प्शन या फिर लॉस ऑफ वाटर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस अवे फ्रॉम दी सनलाइट होती है, जिस वजह से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस और वाटर लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं, और इस वजह से जो लीव्स हैं उनमें कूलिंग इफेक्ट भी रहता है। तो ये आपका पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ था, उसमें किसके क्या फंक्शन है, क्या क्यों ज़रूरी है वो पूरी लीफ में, ये आपको मैंने बता दिया। स्टोमेटा बेसिकली जो ज़रूरत है स्टोमेटा की वो है इन एंड आउट ऑफ एयर। ठीक है, स्टोमेटा शायद आपने पढ़ा हो क्लास 9 में, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपको रिवाइज करा रही हूँ कि स्टोमेटा आखिर होता क्या है, किस तरीके से होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दे रखा है, जिसने उन्होंने लेबलिंग करी है कि ये जो बीच की ओपनिंग है इसका नाम दिया है स्टोमेटल पोर। ये जो आपके बीन शेप आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसको बोला है गार्ड सेल्स, और ये जो आपको ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं बीच में, ये बोले गए हैं क्लोरोप्लास्ट। अब एनसीईआरटी हमें ये नहीं बताती कि ये साइड्स में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं वो है क्या, तो इनका आप नाम लिख लीजिए। ये आप पे कहलाए जाते हैं सब्सिडरी सेल्स। बेसिकली इन सब्सिडरी सेल्स का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि ये इस गार्ड सेल्स को या इस स्टोमेटा को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब नाउ क्वेश्चन इज what is the purpose of guard cell? Second question is what is the function of guard cell? And third is why guard cells are called so। ये मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल आपको दिखाया था यहाँ पे, इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाई गार्ड सेल्स आर कॉल्ड सो। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, जो आंसर है गार्ड सेल्स है द मेन पर्पस, द मेन फंक्शन of why guard cells are called so simple that they allow the entry of CO2 and exit of O2। बेसिकली इनका जो पर्पस है, जो फंक्शन है, और क्यों हम इन्हें गार्ड सेल्स कह रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए होगी ये एयर की एंट्री और एयर की एग्जिट को कंट्रोल करते हैं, उनको अलाउ करते हैं। इस वजह से इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक ही निकल के आएगा। नाउ क्वेश्चन इज हाउ। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ गार्ड सेल्स वर्कड सो। किस तरीके से गार्ड सेल वर्क करते हैं, इसका आंसर है बच्चों बाय वाटर प्रेशर, जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, वो है टर्गर प्रेशर। होता क्या है कि जब गार्ड सेल्स में वाटर की क्वांटिटी या वाटर की जो मात्रा है, पानी की मात्रा, वो जब ज़्यादा हो जाती है तो ये
गार्ड सेल्स का जो साइज़ है उसे इंक्रीज़ कर देता है। जब साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो ये पोर क्लोज हो जाता है कुछ इस तरह से। ये आपका गार्ड सेल, ये आपका सब्सिडरी सेल्स, और ये देखो ये आपका जो स्टोमेटल पोर था यहाँ पे, ये वाला जो एरिया था, ये पूरा एरिया वो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो क्या हुआ है कि मैंने वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है, या वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से गार्ड सेल बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो उसकी वजह से जो ओपन जो पोर था इसका स्टोमेटल पोर, वो इसका क्लोज हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ टर्गर प्रेशर और वाटर प्रेशर इज हाई, साइज of guard cell increase, closing the stomatal pore। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये तो बात आ गई कि जब वाटर प्रेशर हाई है तब। जब लो होगा तो क्या होगा कि जैसे ही वाटर प्रेशर कम हुआ, उसमें वाटर की क्वांटिटी जैसी कम हुई, वैसे ही ये जो गार्ड सेल्स यहाँ, ये जो मैंने आपको बिल्कुल साइज़ में इंक्रीज़ दिखाया है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज़ होगा तो ये जो पोर था जो यहाँ बंद हो गया था, वो खुलना स्टार्ट होगा, उसके लिए जगह बननी स्टार्ट होगी कुछ इस तरीके से। ये साइज़ में डिक्रीज़ हो गया और आपका पोर खुल गया। ठीक है, ये आपका पोर ओपन हो गया। तो यहाँ लिखना आप टर्गर प्रेशर और वाटर प्रेशर इज लो, then size of guard cell decreases, opening the stomatal pore। कुछ अच्छा सा डायग्राम बना लेना, मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा ताकि आपको आगे जाके समझ कि आप कभी भी अपना नोट्स खोलो तो आपको समझ में आ सके कि हमने क्या पढ़ा और क्या चीज़ किस चीज़ को इंडिकेट करती है। अब एक क्वेश्चन रह गया कि ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि स्टोमेटल भी तो लीफ का ही पार्ट है ना, और लीफ ग्रीन थी, तो जो पार्ट ग्रीन का है या जो पार्ट लीफ का है वो भी तो ग्रीन होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस तो हमने पढ़ लिया कि मैम चलिए फोटोसिंथेसिस है, लेकिन क्या सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही प्लांट्स के लिए ज़रूरी है? नहीं, फोटोसिंथेसिस ही नहीं ज़रूरी है, कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स हैं जो न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस भी ज़रूरी है, मना नहीं है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके 17 एलिमेंट्स होते हैं। केमिस्ट्री में आपने एलिमेंट्स पढ़े होंगे, 118 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 17 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें से C यानी कि कार्बन, H यानी कि हाइड्रोजन और O यानी कि ऑक्सीजन, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिल्स का। ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं किसी प्लांट को उसको डिके करती हूँ या उसको जलाती हूँ तो मुझे एक ऐश सा मिलता है, वाइट कलर का सब्सटेंस या ब्लैक कलर का सब्सटेंस, तो बेसिकली ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, क्योंकि यही बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिल्स का। इन तीनों के अलावा
एक और न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेसिकली काम आता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में। नाइट्रोजन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में काम आता है, हाँ, क्योंकि प्लांट एनिमल से बनते हैं, हमने सुना है। प्लांट्स में भी बनते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो प्लांट से बनते हैं। होता क्या है कि ये नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स को ऐसे ही नहीं मिल जाता कि उन्होंने डिफ्यूज़न किया। डिफ्यूज़न तो आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। डिफ्यूज़न बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक आपका कंडीशन है जहाँ आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, और एक कंडीशन है कि आपके पास सिर्फ कुछ ही कॉइन्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कौन किसको कॉइन्स दे सकता है, इन द सेंस कि कौन किसको पैसा उधार में दे सकता है, तो इसकी टेंडेंसी या इसके पास क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं इसीलिए ये इसको पैसे कुछ उधार में दे सकता है। तो कब तक उधार में देता रहेगा? जब तक इसके पास इतने पैसे ना हो जाएं कि ये दोनों इक्वल ना हो जाएं एक दूसरे के। ठीक है, ये होता है आपका डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब भी यही होता है कि जहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो चीज़ उस तरफ भागती है जहाँ उसकी कम कंसंट्रेशन है। तो नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर कम है लेकिन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट सिर्फ डिफ्यूज़न किया और उन्होंने नाइट्रोजन ले लिया, नहीं। उसमें क्या होता है कि पहले नाइट्रोजन सॉइल में जाती है, सॉइल में जाके फिक्स होती है, फिक्स होने के बाद वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये आयंस होते हैं। उसके बाद ये एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स होती है। तो ये सीधा सीधा नहीं जाके ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाती है कि ये सॉइल में जाके फिक्स होगी, वहाँ से नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन बनेंगे, तब वो जाके प्लांट एब्जॉर्ब करेगा डिफ्यूज़न के थ्रू, अपनी रूट से उसको ले खींचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैम एक चीज़ बताइए, जो एटमॉस्फेयर में 71% अराउंड जो नाइट्रोजन है वो कैसे फिक्स होगी? उसको फिक्स करने का तरीका ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉइल से डायरेक्टली एयर या डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते, उनमें इतनी उनकी पावर नहीं है कि वो इस तरीके से इस प्रोसेस से नाइट्रोजन को ले सके। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी का सहारा लेते हैं। कुछ बैक्टीरियाज हैं, ये प्लांट सहारा लेते हैं और उस नाइट्रोजन को अपने लिए यूज़ करने के लिए उनसे मदद मांगते हैं। तो इन प्लांट्स को बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। यहाँ मैंने लिखा है कि इन लेग्यूमिनस प्लांट्स बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू टेक बाय देयर रूट्स बाय एसोसिएटिंग विद देम। क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएट यानी कि एक के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे हम पार्टनर कहते हैं। तो ऐसे ये पार्टनर बन जाते हैं उनके साथ और उनसे कहते हैं कि चलो ठीक है, नाइट्रोजन तुम्हारे लिए जो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में है उसका इंतज़ाम मैं करूँगा, तुम मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करना। तो यहाँ यही होता है कि जो बैक्टीरिया है वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके इनको पहुंचा देता है और उनसे बदले में ये अपने लिए खाने का इंतज़ाम करता है। ठीक है।